दिन था 13 जुलाई का। वक्त दोपहर का था और जगह थी हमारी इस दुनिया की जन्नत मतलब कि कश्मीर। हजारों की भीड़ में अचानक से जोश से भरा हुआ एक बंदा खड़ा होता है और जोहर की अजान देना शुरू कर देता है। मगर ये क्या, इस बंदे ने अभी शुरुआत ही की थी कि अचानक से एक खतरनाक गोली इसके आकर लगती है और ये वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये देखकर फौरन ही एक दूसरा बंदा खड़ा होता है और अजान को बिल्कुल वहीं से शुरू करता है। लेकिन अभी चंद सेकंड्स ही गुजर सके थे कि एक गोली उसके भी आकर लगती है और वो भी बिल्कुल उसी तरह से वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर तीसरा बंदा खड़ा होता है और वो अजान को बिल्कुल वहीं से शुरू करता है और बिल्कुल उसी तरह से इस बंदे की भी गोली लगती है और ये भी वहीं पर खत्म हो जाता है। एक एक करके नए नए लोग खड़े होते रहे, अजान को वहीं से शुरू करते रहे और साथ ही वो तमाम लोग गोलियों से ढेर भी होते रहे। आखिर में जाकर जब ये सिर्फ एक अजान कंप्लीट होती है तो ऑलरेडी 22 लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं और साथ ही बदल चुका होता है कश्मीर का पूरा इतिहास, वो भी इस तरह से कि उसकी गूंज भारत की राजनीति में आज भी साफ तौर पर दिखाई और सुनाई देती है। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों, ये सब कुछ क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था और सबसे बढ़कर ये कि कब हुआ था। ये तमाम 21 से 22 लोग कौन थे और जो इनको गोली मार रहे थे वो कौन थे। इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत से कि जब कश्मीर के ऊपर डोगरा फैमिली का राज था। दरअसल ये एक हिंदू डायनेस्टी थी कि जिसने 1846 से लेकर 1947 तक कश्मीर के ऊपर राज किया था। 1846 में अंग्रेजों ने डोगरा फैमिली से एक ट्रीटी की थी जिसमें पैसों के बदले में उनको ये कश्मीर बेच दिया गया था। अब यहाँ पर दिलचस्प बात ये है कि जहाँ एक तरफ ये डोगरा डायनेस्टी एक हिंदू डायनेस्टी थी तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की जो आबादी थी वो 75 से 80% मुस्लिम आबादी थी और यही कश्मीर की 75 से 80% मुस्लिम आबादी अपनी इस हुकूमत से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। 1920 के दौर से ही कश्मीर के अखबारों में मुस्लिम पत्रकारों ने, यहाँ के शायरों ने, यहाँ के लीडर्स और सोशल एक्टिविस्ट ने इस हुकूमत के खिलाफ बोलना और आवाज उठाना शुरू कर दी थी। इन लोगों का ये इल्जाम था कि इनकी हुकूमत धर्म की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, भेदभाव कर रही है। कश्मीर के मुसलमान कि जिनकी आबादी 75 से 80% बनती है, उनके ऊपर न सिर्फ हैवी टैक्सेस लगाए गए हैं बल्कि उनको अलग अलग तरह की नौकरियों और लैंड ओनरशिप से रोका जा रहा है। उनको सिर्फ धर्म की बुनियाद पर कश्मीर की राजनीति से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है और तो और कभी कभी तो रिलीजियस मतलब के धार्मिक जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो धार्मिक चीजें होती हैं, उनको भी करने से लोगों को रोक दिया जाता है। उस दौर में अब धीरे धीरे महाराजा हरि सिंह की डोगरा डायनेस्टी के खिलाफ कश्मीर के मुसलमानों का बोलना, क्रिटिसाइज करना या फिर एक जगह पर इकट्ठा होकर बड़ा प्रोटेस्ट करना नॉर्मल हो चुका था। फिर दिन आया 21 जून 1931 का कि जो कश्मीर के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इसी दिन कश्मीरी मुसलमान एक बड़ी तादाद में जहलम नदी के किनारे खानकाहे मौला मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। ये लोग डोगरा डायनेस्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे और स्टेज पर खड़ा था एक इंसान जिसका नाम ऐतिहासिक किताबों में अब्दुल कादिर या फिर अब्दुल कदीर बताया गया है। इस इंसान ने उस दिन डोगरा डायनेस्टी और उसके महाराजा के खिलाफ ऐसी स्पीच दी कि मानो पूरी हुकूमत हिल गई। हुकूमत इस तरह से हिल गई थी कि कुछ ही दिन के बाद इस इंसान को हुकूमत की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया और इसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए वो थे दंगा भड़काने के और हाँ साथ ही साथ देशद्रोह के। जैसे ही हुकूमत ने इस इंसान को गिरफ्तार किया था वैसे ही अब कश्मीर के मुसलमानों में इस अब्दुल कादिर या अब्दुल कदीर जो भी आप कहिए, इसकी सपोर्ट में माहौल भी बनने लगा था। फिर दिन आया 13 जुलाई 1931 का कि जब श्रीनगर की जेल में अब्दुल कादिर की सुनवाई होनी थी। सुनवाई वाले दिन हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर श्रीनगर जेल की तरफ बढ़ने लगे। ये वो लोग थे कि जो अब्दुल कादिर को सपोर्ट कर रहे थे और डोगरा डायनेस्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब यहाँ से आगे क्या हुआ इसके बारे में हम लोगों को दो अलग अलग वर्जन्स नजर आते हैं। पहला तो जाहिर है खुद डोगरा डायनेस्टी का, उनके मुताबिक भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी और भीड़ बेकाबू होकर कोर्ट रूम के अंदर भी घुसने की कोशिश कर रही थी। हुकूमत की पुलिस के साथ टकराव हुआ, उसके साथ झड़प हुई और उसके बाद ही पुलिस ने गोलीबारी की। जबकि दूसरा वर्जन प्रोटेस्ट करने वाले इन तमाम कश्मीरी लोगों के हिमायतियों का है जिनका मानना है कि ये जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे
ये तो पीसफुल तरीके से कोर्ट रूम के बाहर खड़े थे और ये कोई पहली बार नहीं था, बल्कि हुकूमत के खिलाफ इस तरह के प्रोटेस्ट पहले से ही चले आ रहे थे। मतलब ये चीज नॉर्मल हो चुकी थी। और साथियों, यहीं पर ही 13 जुलाई 1931 के दिन दोपहर के वक्त वो इंसिडेंट हुआ था कि जिसके बारे में हमने शुरू में बात की। मतलब जब जोहर का वक्त हुआ और एक बंदे ने अजान शुरू की तो फौरन ही पुलिस की गोली उसके आकर लगी। इस तरह से एक एक करके लगभग 22 लोगों की मौत हुई, जबकि जो बाद में झड़प हुई और जो भगदड़ मची, उस भगदड़ में बाकी लोगों की भी मौत हुई। अब ये जो जान गंवाने वाले 22 लोग थे, इनको पुराने श्रीनगर में मौजूद एक मशहूर दरगाह के परिसर में ही दफना दिया गया, जो दरअसल 17वीं सदी के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग मोइनुद्दीन हादी नक्शबंद की दरगाह है। और इस पूरी जगह को नाम दिया गया मज़ार शुहदा का, जिसका मतलब होता है शहीदों का मकबरा। दोस्तों, इस खतरनाक इंसिडेंट को कश्मीर के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसके बाद ही डोगरा डायनेस्टी के राजा को वहाँ की मुस्लिम आबादी को राजी करने के लिए, उनके गुस्से को ठंडा करने के लिए न सिर्फ बहुत सारे रिफॉर्म्स करना पड़े थे, बल्कि डेमोक्रेटिक चीजों की तरफ भी कदम बढ़ाना शुरू करना पड़ा था। और तो और ये भी समझा जाता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री मतलब कि उमर अब्दुल्ला के जो दादा हुआ करते थे, शेख अब्दुल्ला, वो भी इसी खतरनाक इंसिडेंट के बाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में उभर कर सामने आए थे। अब यहाँ पर वर्थ नोटिसिंग बात ये भी है कि अगर आप लोग बीजेपी जैसी किसी राइट विंग पार्टी से मिलेंगे या फिर राइट विंग के किसी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल संगठन से मिलेंगे, तो वो लोग इस पूरे मामले को सिरे से नकारते हैं। उनके मुताबिक ये कोई शहीद नहीं थे, बल्कि ये तो एक कट्टर और हिंसक भीड़ थी कि जो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए कोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। और इन लोगों को उस दौर के लोकल पॉलिटिशियंस के द्वारा एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। मतलब ये लोग 1931 के उस पूरे मामले को एक एंटी हिंदू के तौर पर देखते हैं और इनके मुताबिक दरअसल ये उस मूवमेंट की शुरुआत थी, बुनियाद थी कि जिस मूवमेंट की वजह से आगे चलकर फिर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर को छोड़ना पड़ा था। और तो और राइट विंग से जुड़े हुए लोगों के बयानों को देखकर महसूस होता है कि ये लोग इसको एंटी इंडिया भी मानते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक 1931 या उसके आसपास में ये जो कुछ भी चल रहा था, ये अलगाववाद की बुनियाद थी। हालांकि जहां तक मामला इंडिया के पुराने बड़े लीडर्स का है, तो चाहे उमर अब्दुल्ला के दादा यानी कि शेख अब्दुल्ला हो या फिर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो, ये दोनों ही लोग इन 22 लोगों को पॉजिटिव वे में देखा करते थे। इन लोगों के मुताबिक ये वो लोग थे कि जिन्होंने अपने राइट्स हासिल करने के लिए और डेमोक्रेसी मतलब कि जमहूरियत के लिए अपनी जान दी थी। यही वजह है कि 1931 के बाद से ही कश्मीर के लोगों ने जो हर साल 13 जुलाई को यौम शुहदा मनाना शुरू किया था, वो देश आजाद हो जाने के बाद मतलब कि 1947 के बाद भी जारी रहा। 1947 से लेकर 2019 तक कश्मीर में चाहे किसी की भी सरकार आए या जाए, ये दिन हमेशा मनाया जाता रहा। इस दिन पूरे कश्मीर के अंदर न सिर्फ सरकारी छुट्टी हुआ करती थी, बल्कि जो कश्मीर के लीडर्स, जो कश्मीर के नेता हुआ करते थे, वो इन लोगों की कब्रों पर जाकर फूल चढ़ाया करते थे और इनको सलामी दिया करते थे। लेकिन 2019 के बाद से ये छुट्टी या फिर ये जो यौम शुहदा है, ये इनएक्टिव हो चुका है। इसकी जगह पर मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट राजा हरि सिंह जयंती को प्रमोट करती है। इसी साल 13 जुलाई 2025 को अचानक से उस वक्त भारत की राजनीति में काफी हलचल मच गई थी कि जब मौजूदा चीफ मिनिस्टर मतलब कि उमर अब्दुल्ला ने ये खुलासा किया था कि 13 जुलाई के पूरे दिन उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया। वो घर के अंदर बंद थे और उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया गया था। और उनके दावे के मुताबिक ये सब कुछ हुकूमत ने सिर्फ इसलिए किया था ताकि उनको मज़ार शुहदा पर हाजिरी देने से रोका जा सके। अगले दिन सुबह होते ही वो बाहर मौजूद सिक्योरिटी या बाकी लोगों को बिना बताए ही चुपके से मज़ार शुहदा पर पहुंच गए थे और उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि हुकूमत में बैठे हुए लोगों को ये गलतफहमी क्यों है कि हमारे शुहदा की ये मज़ार सिर्फ 13 जुलाई को है, बल्कि ये तो हमेशा यहीं पर ही है। आप अगर 13 को रोकेंगे तो हम 12 को आएंगे, 11 को आएंगे, 13 ना सही तो 14 और 15 को आएंगे। ये कब्रें हमारे लिए हमेशा यहीं पर हैं। इसके बाद देखा गया था कि कश्मीर की एक दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने भी इस मामले में उमर अब्दुल्ला की सपोर्ट में ट्वीट किया था, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि इस मामले में शायद पूरा कश्मीर एक जगह पर खड़ा हुआ है। बाकी इस पूरे ऐतिहासिक मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो लाइक कर लो, फॉलो कर लो, कमेंट कर लो, देख लो ये टूटा है देखिए तो लाइक कर लो, जब फेमस हो जाएगा तब तुम लोग को गिफ्ट देके दो। बहुत वीडियो खत्म हो गया। जय हिंद, जय भारत।